Let's welcome our para athletes here who are here to give us insights on what they did and how they achieved this incredible feat at the Paris Paralympics. You know, participating at an Olympics or a Paralympics, it is an achievement itself. But winning a medal at the Paralympics or an Olympics, that basically is the biggest dream for every sports person. But to go and win a gold and a silver, it makes it even more special. And today we have such incredible superstars. Ladies and gentlemen, please welcome Navdeep Singh, gold medalist in the men's javelin Paris Paralympics. Harvinder Singh, gold medalist, men's individual recurve open competition. We also have Yogesh Kathunia, silver medalist. We also have Nishad, silver medalist. Yet again, a huge round of applause for all these para athletes, ladies and gentlemen. Please sit there. You know, सबसे पहले हम जो है वो सेलिब्रेशन की बात हो रही थी. मैं सेलिब्रेशन के बारे में पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले नवदीप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुस्सा आता है कभी? नहीं नहीं. नहीं, नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आता. मतलब नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं आता. बहुत शांत रहता हूँ नॉर्मल में. पर आपका सेलिब्रेशन जो है वो काफी फेमस हुआ था. प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके बारे में बात की, बड़ी चुटकी ली थी आपसे. उस सेलिब्रेशन के बारे में बताइए, क्या क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में जो आपने वो सेलिब्रेशन किया और बड़ा एक्साइटेड थे आप? सर वो सेलिब्रेशन देश को गोल्ड मेडल दिलाने का था. छाती पे तिरंगा था, कमर पे इंडिया था, तो वो उस चीज़ का जोश था और पर्सनल बेस्ट करने का जोश था. तो काफ़ी चीज़ें एक साथ थी. पिछले कॉम्पिटिशन्स अच्छे नहीं रहे थे. पैरालंपिक में मैंने 4th फिनिश किया था, तो उस टाइम पे ये सुनने को मिला था कि नहीं भाई तू ख़त्म हो गया है, तू बस इंडिया इंडिया में करता है. तो वो उस चीज़, ये तीनों का मिक्स करके एक जोश था. उसका भी जोश था और ये दिल्ली से हैं तो दिल्ली वाला भी जो एक जोश था इनके अंदर. नहीं, मैं हरियाणा पानीपत से हूँ. हाँ, लेकिन आप ट्रेनिंग मैंने 5 साल दिल्ली की है. एग्जैक्टली. मैं आपसे बिफोर आई कम टू ऑल ऑफ यू, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा कि पता नहीं ये इतना लंबा जैवलिन फेंक पाएगा, नहीं फेंक पाएगा. आप खुद भी थोड़ा आप जो है वो डाउट था आपको कि इतना, आप शायद अपने कोच से गए पूछने के लिए कि क्या सच में मैंने इतना लंबा थ्रो फेंका है? क्या चल रहा था उस टाइम? सर पता नहीं, मतलब या तो कोच ने मेरे को ट्रेनिंग में झूठ बोला है कि तू इतना मार रहा था, या फिर कोई और रीज़न होगा. मेरे को खुद भी ये नहीं था कि मैं इतना कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा मार्क था वो थोड़ा सा 1 मीटर कम था कि मैं जो करके जाऊंगा, वो 45 मीटर का सोचा था. तो बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बॉडी काफ़ी अच्छी चल रही थी, शरीर साथ दे रहा था. तो मैंने दूसरी थ्रो लगने के बाद जब कोच साहब ने बताया कि 4639 है, तो मैं काफ़ी खुश हुआ. और सरप्राइज भी हुए थे? थोड़ा सरप्राइज हुआ था मैं तब, इसीलिए वो मैंने पूछा सर खाओ माँ कसम. इनका ये वीडियो बड़ा फेमस हुआ था जहाँ पे ये पूछ रहे हैं, अपने कोच से पूछ रहे थे कि खाओ माँ कसम. तो ये उसका मीम भी बन गया आपका. फिर उसके बाद मेरे को था कि हाँ अभी और पोटेंशियल है और मैं कर सकता हूँ, इसलिए फिर मैंने 3rd थ्रो भी मेरा अच्छा किया था. हमारे साथ हरविंदर भी हैं. हरविंदर सिंह, इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट कर रहे हैं, ये बीच में आर्चरी कहाँ से आ गई? जी देखिए, स्टडी पहले कर रहा था, डॉक्टरेट बाद में आई है. आर्चरी पहले शुरू की 2012 में. तो क्योंकि पटियाला पढ़ने के लिए गए थे, तो खाली टाइम में मैं ग्राउंड में चला जाता था. शाम को फ्री टाइम होता था, नए नए किसी शहर में गए तो मन नहीं लगता था. तो फिर आर्चरी को भी वहाँ पे देखा, फिर लंदन ओलंपिक्स के मैच देखे. तो घर वालों से जब परमिशन ली स्पोर्ट्स करने की, तो घर वालों को भी इस बात की खुशी थी कि चलो हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेजा है और साथ में वो स्पोर्ट्स भी कर रहा है, तो वो बुरी संगत से दूर रहेगा और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा स्पोर्ट्स का. तो साथ के साथ मेरी स्टडी चलती रही. मैंने ग्रेजुएशन की, PG DCA मास्टर्स, और फिर आर्चरी भी चलती रही और PhD शुरू हो गई, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट था मेरी स्टडी का, तो मुझे ये भी पूरा करना था. तो देश के लिए खेलने का मौका मिला मुझे 2017 में.
2018 में पहली बार मेरा मेडल था पैरा एशियन गेम्स में, गोल्ड मेडल आया था, हिस्टोरिक मेडल था वो। तो उसके बाद से लगातार देश के लिए खेल रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं और पीएचडी चल रही है। बीच में कोविड भी आ गया था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी काफ़ी वायरल हुई थी। आप एक खुले से खेत में बीच में टारगेट रख के प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या कहानी है उसकी? जी, कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब, जैसे मेरा घर गांव में भी है तो मैं भी वहाँ पे चला गया जब पटियाला बंद हो गया था हॉस्टल। तो वहाँ पे फिर कुछ दिनों बाद न्यूज़ आई कि पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं 1 साल के लिए। तो कुछ दिन तो थोड़ी हताशा हुई, लेकिन पॉजिटिवली उसे इस तरीके से लिया कि हमें 1 साल और मिल गया प्रैक्टिस के लिए। तो उस दौरान जो गेहूं की कटाई हो गई थी, खेत खाली थे, तो मैंने घर पे बात की, मेरे पापा और भाई ने मुझे खेत समतल करके दिया। मैंने पटियाला से इक्विपमेंट मंगवाया, टारगेट वगैरह, तो मैं खेतों में प्रैक्टिस करने लगा सुबह शाम। और मेरे गांव के लिए, वो लोगों के लिए वो चीज़ नहीं थी, पता तो था उनको, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था मुझे। तो वहाँ पे मुझे अच्छी ऑडियंस भी मिलती थी, हर टाइम 5-10 लोग, बच्चे जो छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे अपने मामा नानी के घर, तो वो सारे बच्चे उस दौरान आसपास बैठे रहते थे। तो अच्छा लगा उस दौरान भी प्रैक्टिस करके। उसके बाद मैंने जब टोक्यो में मेडल जीता तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिला था। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि मुझे सोलो प्रैक्टिस भी करनी है। आज भी मेरे खेतों में मेरे लिए जगह बनी हुई है मेरे फादर साहब की तरफ से, मेरा टारगेट वहाँ पे लगा हुआ है। जब भी मैं घर 2-4 दिन के लिए जाता हूँ तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हरविंदर के बारे में ये है कि इंडिया के पहले ऐसे आर्चर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल जीता है। सो उसके लिए एक बहुत तेज अपलॉज इनके लिए। थैंक यू सो मच। We also have with us Yogesh Kathunia. Yogesh, he's not just a silver medalist, a double silver medalist at the Paralympics. He's also an Arjuna awardee. ये जब अवार्ड आपको मिला था, प्रेसिडेंट ने आपको जब अर्जुना अवार्ड दिया था, क्या ये आपके पूरे काम को लेके, पूरे जो आपका करियर रहा है उसका एक सेंस में एक आपको वैलिडेशन मिला था? जब 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद जब नॉमिनेशन हुआ था अर्जुन अवार्ड का, तो एक खुशी होती थी, क्योंकि आप बचपन से हम लोग बुक्स पढ़ते हुए हैं, हमने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में मिला था। और वो अवार्ड जो मैंने किताबों में पढ़ा था वो मुझे मिल रहा था, तो उससे ज़्यादा बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं थी मिलने। और ये सारा जितना भी मेरा आर्ट, मतलब उस टाइम पे मुझे शायद 5 ईयर्स ही हुए थे स्पोर्ट्स करते हुए, तो 5 साल के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट मिलना तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और जब मिला था मुझे, उसके बाद मेरे फादर गए थे मेरे साथ राष्ट्रपति भवन में, तो फादर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, तो पापा ने ना पीछे से मेरे को शाबाशी दी। तो वो एक मूवमेंट था, प्राउड मूवमेंट, मतलब मेडल जीतने से ऊपर का, कि मतलब फादर ने शाबाशी दी और उसमें मतलब इतना खुश हुआ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था उस टाइम पे, कि क्योंकि जब भी आप कुछ भी आप लाइफ में सक्सेस या कुछ भी अचीव करते हो, कोई भी एक गोल हो गया, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, और आपकी फैमिली उसकी सराहना करे ना, तो आप हर चीज़ खुल के करते हो। और वही चीज़ होती है कि एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। That's true. निशाद हमारे साथ हैं। निशाद, ही इज ऑल्सो अ सिल्वर मेडलिस्ट हाई जंप में। निशाद, आई वाज टॉकिंग अबाउट अ वायरल मोमेंट विथ नवदीप, इनका सेलिब्रेशन बड़ा वायरल हुआ था, आपका भी सेलिब्रेशन काफी वायरल हुआ है। आप पेरिस के सड़कों पे नाच रहे थे, वहां पे लोग आपके लिए जो है वो म्यूजिक बजा रहे थे और सड़कों पे नाच रहे थे, क्या हुआ था वहां पे एग्जैक्टली? वो मैं और अजीत भाई एक्चुअली हम क्लोजिंग सेरेमनी में जा रहे थे, तो हमें लगा कि बसें लाइन में लगी हुई, तो ये सारी बसें उधर ही जाएंगी, कम से कम 100 के करीब बसें लगी होंगी लाइन में, पूरा मतलब विलेज कवर कर रखा था उन्होंने। तो हमने बोला चलो पहले लंच करते हैं, बाद में आराम से कोई भी बस में चढ़ के चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे वहाँ पर, एक्रेडिटेशन कार्ड गले में है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि बसें जो जाने थे वो जा चुकी हैं, ये नहीं जाने वाली हैं। तो हमने उनको बोला कि अरेंजमेंट कीजिए, आप कुछ कोई बस जाती है, जब गाड़ी जाती है तो हम वहाँ पर जाना चाहते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। तो 10-15 मिनट आपस में बात करते रहे, तो उन्होंने लास्ट में मना कर दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते अभी, तो ये मतलब आपको खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, फिर खुद से क्या करना, अभी पीछे बैंड बाजा बज रहा था जी। तो फिर हम
उधर कोई सीधे हो गए, फिर उधर भी नाचना, इधर ही नाच लेते हैं फिर। एंड आई हैव टू टेल यू ऑल, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है निशात का डांस करते हुए, तो आपको पता है कि इनके डांस मूव जो है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट परफेक्ट डांस मूव्स हैं आपके। वो मेरे को नहीं पता, मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा डांस किया, मेरे को नहीं डांस आता नहीं मुझे मेरे तो को। ऐसा लग रहा था कि आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी नहीं कि बिल्कुल मैं नहीं। मेडल जीतूंगा और उसके बाद सड़क पे वहां पे जाके वो डांस हाँ, ये बात थी कि मैंने ये सोच रखा था कि यदि मैं मतलब ट्रेनिंग में सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस और अकॉर्डिंग टू प्लान जो चल रहा है, तो मैं ग्राउंड में मतलब जो भी एनर्जी थी, जितनी भी एनर्जी जम के बाद बचती, तो मैं उधर ही लगाता ओलंपिक्स के ग्राउंड में, क्योंकि मैं उसके लिए देश से बाहर था, अपने घर से बाहर था पूरे 8 महीने, तो मैं नहीं चाहता कि 1% मेरे में एनर्जी बचे। ऐसा भी हो सकता था कि मेरे को उठाकर वहाँ से उस टाइम लेके जाना पड़ता। तो मैं इस मोमेंट ये मोमेंट उस टाइम मैं सोच कर आया था, तो वो उस टाइम नहीं हो पाया, बट जिस टाइम क्लोजिंग सेरेमनी में हम सोच रहे थे चलो जाते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, जो हो गया सो हो गया, तो फिर उन्होंने मना कर दिया भी हम सिल्वर मेडल तो कोई नहीं वापस लेता। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सिल्वर मेडल तो कोई नहीं वापस लेता, उसकी उसकी चिंता करने की जरूरत हाँ नहीं जी, है। वो तो चलो अभी गले में है वो। थोड़े दिन के लिए, फिर हम पर नेक्स्ट। मैं आपसे इस स्पोर्ट के बारे में भी पूछना चाहता हूँ, हाई जंप। when you look at this particular sport, it requires all your functions together to get that elevation, to get that height. आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है उस तरह की हाइट पे आपको जंप करना, उस तरह की हाइट अचीव करना, और किस तरह से एग्जैक्टली आप ट्रेन करते हैं इसको लेकर? काफ़ी मुश्किल रहता है इसमें, मतलब बॉडी में एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम अंदर खून में मिलाना, तो एकदम धारना, मतलब जिसको बोलते हैं बॉडी में फील करना जिसको बोलते हैं, क्योंकि जब तक बॉडी वो ट्रेनिंग का वो हर सेशन का हर जंप का फील नहीं आएगा, वो फ्लो नहीं आएगा, जब तक जंप क्लियर नहीं होगा। हम 10 जंप करें सेशन में, 20 जंप करें, 30 जंप करें, जितने भी जंप करें, जब तक वो फ्लो नहीं आएगा, जब तक वो रिदम नहीं आएगा, तब तक वो टाइमिंग वो जंप क्लियर नहीं हो पाएगा। सेशन वैसे भी रहता है, हम जब ट्रेनिंग में करते हैं तो 15 जंप रहते हैं, 20 जंप रहते हैं, तो एक भी जंप क्लियर नहीं हो पाता। तो उससे हम मतलब हमें पता नहीं क्लियर हो रहा है, ये मतलब ट्रेनिंग सीजन का स्टार्ट है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर हम काम करेंगे, तो हमारा जो कंपटीशन का पीरियड है वो अभी टाइम है हमारे पास उसके लिए। तो जैसे हम धीरे धीरे काम करते हैं उसके ऊपर, उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि पूरा हमारा जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो एक जैसा नहीं होता है, इक्वल नहीं होता, मतलब चेंज रहता है। जैसे ऑफ सीजन की ट्रेनिंग होती है वो हैवी होती है, 100% रहती है, तो ऑन सीजन मिड सीजन करते तो लाइट ट्रेनिंग आती है, वैसे ही बॉडी में रिदम बनता है, फ्लो बनता है, तो वैसे ऐसे ही धीरे धीरे फॉलो करते करते तो वो सभी बॉडी जो चीज़ें एक्सेप्ट करनी शुरू करती है कि हाँ अभी वो चीज़ जो पहले की है वो अभी इस चीज़ में हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत मुश्किल रहता है। तो उसके लिए मेंटली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी रहती है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग और मेंटली एकदम शांत रखना खुद को एक जंपर होकर, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो रंग लाई है। आपने जिस तरह से हमारे देश का नाम रोशन किया है उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। नवदीप, आई वांट टू आस्क समथिंग पर्सनल फ्रॉम यू, एंड ये चीज़ हमने कई सारी जगह से पढ़ी है, सुनी है। आपको बचपन में किस तरह से टॉन्ट किया जाता था, किस तरह के चैलेंजेस थे आपके बचपन में आपकी हाइट को लेके, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो शायद आपको इस चीज़ को डील करने में, आपको जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको जिस तरह से टॉन्ट किया जाता है, आप शायद उसको डील करने के लिए थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, बट उस छोटे बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट था ये? तब तो ऐसा था कि काफ़ी कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हंस के जा रहे हैं। और जब मैं खुद भी छोटा था तो काफ़ी मतलब होता था, टीज वगैरह होता था, पर ज़्यादा मैं फील नहीं करता था, या तो मेरी ये अच्छी बात मान लो या बुरी बात मान लो। मैं जो भी इंसिडेंट मेरे साथ होता था मैं तुरंत 1-2 मिनट के बाद मैं भूल जाता था सारी चीज़ें, तो एक तरीके से नई शुरुआत कर लेता था अपनी। तो इस वजह से है ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ऊपर, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब बात मेरे मन में नहीं रही कोई भी, अगर मन में रहती तो शायद ज़्यादा दिक्कत करती। तो इसलिए फिर वो बड़ा होने के बाद फिर ये समझ आ गई थी कि
छोड़ इग्नोर कर ज़्यादा फील करेगा तो वैसे भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, ना तो मेरी हाइट बढ़ने वाली, ना ये चुप होने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ जब समझ आई तो फिर ज़्यादा फ़र्क पड़ना बंद हुआ। परेशानी शुरुआत में होती है, और मैं तो चलो ठीक है सरवाइव कर रहा हूँ, या फिर अच्छा कर लिया, मैंने अपने आप को बेहतर कर लिया। मेरे अलावा जो और मेरे जैसे हैं, वो जो नहीं सहन कर पाते, वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, और इस चक्कर में वो डिप्रेशन और बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो वो एक अगर चीज़ ठीक हो जाए तो मैं तो चलो इस चीज़ को इग्नोर करके रह रहा हूँ, बाकी जो और मेरे जैसे हैं उनके लिए सब अच्छा हो जाएगा। राइट। जी। यू नो, आपके आपके स्पोर्ट्स में आने की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं आपके फादर जो हैं उनका रोल थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। नवदीप के फादर दलबीर सिंह, ही हिमसेल्फ वाज अ रेसलर, वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। उन्होंने आपको किस तरह से मोटिवेट किया, किस तरह से पुश किया इस स्पोर्ट्स में आने के लिए, और किस तरह का सपोर्ट रहा है उनका बेसिकली? पापा रेसलिंग करते थे, और उनको स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, और वो चाहते थे कि मैं भी एक अच्छा एथलीट बनूं, रेसलर बनूं। उनकी इच्छा रेसलर की थी, पर जब ये चीज़ पहले से पता थी कि मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली, बाय बर्थ पता थी। उसके बाद पापा ने इंटरेस्ट दिखाया, मैंने किया 3-4 साल, मेरा स्टेट लेवल पे मेडल भी रहा है रेसलिंग में, नॉर्मल में, पैरा में नहीं खेला मैं। उसके बाद जब मेरे को इंजरी हुई, उसके बाद मेरा कमबैक आना उसमें थोड़ा मुश्किल हो गया था, बट स्टिल पापा ने मेरे लिए एफर्ट्स किए कि मेरी इंजरी ठीक करवाई, और उसके बाद मोटिवेट किया कि नहीं हम स्पोर्ट्स कर सकते हैं, क्या हुआ ये नहीं तो वो। तो फिर दूसरा पापा ने मेरे को रनिंग के लिए मोटिवेट किया, मेरे को रनिंग करवाई। एज ए कोच मेरे साथ वो रहते थे, एज ए फादर घर पे रहते थे, तो सारी चीज़ें मेंटेन रहती थी। फिर उसके बाद मेरा शॉर्ट स्ट्रक्चर की वजह से हमारी मेडिकली हमारा हार्ट थोड़ा सा छोटा होता है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हार्ट छोटा होने की वजह से इनको लोड ज़्यादा रहेगा हार्ट पे, तो इसलिए हमारा रनिंग इवेंट उन्होंने हटा दिया। तो हमारे लिए 2 ऑप्शन बचे थे, जेवलिन और शॉट पुट। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा भाई साहब ने अंडर 20 का रिकॉर्ड बनाया था, और वो भी पानीपत से है, मैं भी पानीपत से हूँ। तो वो चीज़ सोच के मैं बोला कि पापा मैं अब जेवलिन करूँगा। तो बोले ठीक है बेटा तू कर, पर अच्छे से करना है। मैं कहा पापा मैं पक्का बढ़िया करूँगा। तो फिर पापा ने फिर मेरे को जेवलिन ला के दिया, मतलब महंगा था, कहीं से अरेंज करवाया। पहले मैं स्कूल में ट्रेनिंग करता था, वो पूरा कच्चा ग्राउंड था उधर, और गांव में भी ट्रेनिंग करता था, उधर भी पूरा कच्चा था। फिर धीरे धीरे मेरे को एथलीट्स, जब मैं स्टेट मीट वगैरह में जाता था तो नए एथलीटों से मुलाकात हुई, फिर कोचेज़ के बारे में पता लगा, फिर कोई कोच ज्वाइन करके फिर मैं दिल्ली आया था। ऑलराइट। पेरेंट्स का जो रोल होता है अपने बच्चों को, कि चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल की तरफ पुश करना हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई थिंक योर फादर हैज़ डन एन इनक्रेडिबल जॉब। हरविंदर, आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक पैरालंपिक्स मेडल जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, पर मैं आपके पैरा एशियन गेम्स के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। पैरा एशियन गेम्स में आपने जब वो मेडल जीता था, उसके जस्ट 20 दिन पहले आपकी मदर जो हैं उनका इंतकाल हो गया था। कितना डिफ़िकल्ट था वो पीरियड, और किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया था उस पैरा गेम्स में जाके पैरा एशियन गेम्स में जाके परफॉर्म करना, और वहाँ पे भी आपने फिर मेडल जीता था? उस टाइम हमारा लगातार कैंप चल रहा था 6 महीने से, और मेरे मदर उस दौरान बीमार थे। फिर हमारा कैंप चला गया औरंगाबाद 2018 में अगस्त में, तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा सितंबर के फर्स्ट वीक। तो मैं आ नहीं पाया, वो कुछ दिन हॉस्पिटल रही, तो उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुई। तो मुझे मेरी स्टडी के रिलेटेड काम था, तो मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया वहाँ से कि मैं मदर को भी मिल लूँगा और अपना काम भी। तो जैसे ही मैं पटियाला पहुँचा तो उसी रात को मुझे ये न्यूज़ मिली कि मेरे मदर को हार्ट अटैक हुआ है।
तो मैं उसी दौरान, मेरे साथ कोच साहब थे गौरव सर, तो मेरे जो दोस्त हैं ये मेरे साथ थे, तो हम उसी दौरान घर पे पहुँचे, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला कि मेरे मदर का स्वर्गवास हो गया है। तो वो काफ़ी हार्ड टाइम था कि मैं तो 2 दिन के लिए मैंने ब्रेक ली थी ग्राउंड से, और उसके 20 दिन बाद हमें जाना है कंपटीशन में। लेकिन कुछ ये था कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में संभालूं, अपनी फैमिली को भी संभालूं। तो कुछ दिन मुझे घर पे रहना पड़ा, कुछ रीति रिवाज होते हैं। उसके बाद मैंने दोबारा से कैंप ज्वाइन किया और कुछ दिनों बाद हम पैरा एशियन गेम्स में गए। तो आप समझ सकते हैं एक एथलीट की वो सिचुएशन कि मेरे जितने भी, मुझे लगता है उस दल में जो पैरा एशियन गेम्स का था, सभी ने, उनके माँ बाप से रिश्तेदारों ने उनको बेस्ट ऑफ लक अच्छे से विदा किया होगा। और मैं जब घर से विदा हुआ था तो मेरी और मेरी फैमिली की आंखों में आंसू थे। और मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, मतलब बाहर कम दिखता हूँ लेकिन अंदर से थोड़ा ज़्यादा हूँ इमोशनल। तो मैं मेरे फादर से, मेरे भाई से, बहन से नज़रें चुरा रहा था कि मैं उनकी तरफ ना देखूं तो मतलब मेरा अंदर का जो दर्द है वो बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद भी चलो वहाँ तक गए तो फोकस था मैं, और अपने आप को अपना संयम, अपना फोकस उस दौरान बनाए रखा। और मेरे दोस्त भी फिर उस कुछ दिनों में, उन दिनों में ये कहते थे कि तू वापस अपनी गेम पे चला गया तो तू भी, आप सच में हार्ट दे लो कि आप अच्छे से अपने आप को आपने संभाला। तो मैं ये कहता था कि मुझे पता है कि इस कंपटीशन के बाद मेरा क्या हाल होने वाला है। जो मेरी मदर का इस दुनिया से जाना है वो मुझे एहसास जब मैं घर पहुंचूंगा तब मुझे और भी ज़्यादा मतलब ये दुख सहना पड़ेगा। तो लेकिन वहाँ पे जो गोल्ड मेडल था तो वो मैंने जीत के डेडिकेट किया अपनी मदर को, और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जीते। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने मेरा वो दर्द था वो कम करने की कोशिश की। और जिस जिस दिन मैंने वहाँ पे मेडल जीता और मैंने वीडियो कॉल की मेरे फादर को, तो उनकी आंखों में आंसू थे। तो पहली बार खुशी के आंसू थे, कहीं ना कहीं दुख भी था, क्योंकि जब आप अचीव करते हो कोई ना कोई चीज़ तो आप, जो फैमिली मेम्बर आपके बीच नहीं है तो आप उसे सबसे ज़्यादा मिस करते हो। तो आज भी मैं उनको मिस करता हूँ, उनकी यादें हमेशा मेरे मन में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि चाहे उनकी ब्लेसिंग्स हैं, मैं उनकी ब्लेसिंग की वजह से अपनी मेहनत की बदौलत देश के लिए मेडल जीत रहा हूँ, और मैं अपना मेडल हर बार उनको डेडिकेट करता हूँ। Your mother is looking down on you and she is blessing you, she's praying for you. हम पैरा स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंक्लूसिविटी। और पैरा स्पोर्ट्स को हम और ज़्यादा इंक्लूसिव कैसे बनाएं? योगेश, आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स को हम और ज़्यादा इंक्लूसिव किस तरह से बना सकते हैं? बहुत बहुत तरह का सपोर्ट मिला है, बहुत तरह का एक्सपोजर मिला है, बहुत तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इसके ऊपर, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ चूक रहा है तो वो क्या है और किस तरह से हम इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? पैरा स्पोर्ट्स देखा जाए तो 2016 से मतलब बूम पे हुआ था रियो में पैरालंपिक्स के बाद, जब 4 मेडल आए थे हमारे। तो उस टाइम पे लोगों को पता चला था, मतलब थोड़े जनों को, ज़्यादा नहीं थे इंडिया में, कि पैरा स्पोर्ट्स नाम की भी एक चीज़ होती है। उससे पहले अगर कोई प्रैक्टिस करता होगा ग्राउंड पे तो कोई अगर जाता होगा दिव्यांगजन और उससे अगर कोई पूछता भी होगा तो वो मजाक समझते होंगे। तो उसके बाद जब टोक्यो आया, टोक्यो के बाद मैंने देखा हाँ थोड़ा स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, और अभी देख रहा हूँ तो हाँ है। तो इंक्लूसिव पैरा स्पोर्ट्स को बनाने के लिए हमें एक तो कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, अरे हमारे ओलंपिक के इतने आ रहे हैं, पैरालंपिक के इतने आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा है, उनके 500 करोड़ इनके 20 करोड़। वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, हमें इक्वालिटी लानी पड़ेगी दोनों चीज़ों में कि हाँ हमारा मेडल भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में MQS से क्वालिफाई होते हैं और हमारे में होता है कोटा सिस्टम। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और भी ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारा MQS में क्वालिफाई हो ना तो हमारे इंडिया के 200 प्लेयर जाएंगे बाहर खेलने के लिए। तो इंक्लूसिव सोसाइटी को बनना पड़ेगा। जो टॉन्टिंग है, जो ये अपने बच्चे हैं, इनको बताना पड़ेगा, पहले समझाना पड़ेगा, अरे ये तुम्हारे बराबर ही है। जितने भी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि 12th के बाद बहुत सारे कम ही बच्चे होंगे दिव्यांगजन जो आगे जाके कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि वो मेंटली इतना टॉर्चर हो जाते हैं स्कूल्स के अंदर ही, और फनी वे में बच्चे मजाक बना देते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो 11th-12th में भी मजाक बनाते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों में कम समझ होती है लेकिन धीरे धीरे करके एज भी बढ़ती होती है।
तो इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। इंक्लूसिव के लिए एक्सेसिबिलिटी, हमारे स्टेडियम एक्सेसिबल होने चाहिए, हमारे रोड्स, हमारी गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में अभी जिस चीज़ पे काम चल रहा है। और ये काम सिर्फ कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमें अभी तक उन लोगों ने बिल्कुल इक्वालिटी दी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, एनसीओई हो, एनीथिंग एल्स, जो भी हो। तो एक कॉरपोरेट है ना, कॉरपोरेट वो थोड़ा और अच्छा कर सकता है हमारे लिए। देखो, हम ये नहीं बोले हर चीज़ पैसा होता है। हमारे लिए व्हील चेयर एक्सेसिबल एक जिम हो, जिसमें जैसे बाहर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि उनके जो व्हील चेयर्स वाले यूज़र्स हैं, उनके लिए जो वर्कआउट्स वगैरह करते हैं वो लोग, उनकी मशीन ही एकदम डिफरेंट होती है कि उन्हें ना शिफ्ट होना पड़े, वो उसी चीज़ से वो सारी चीज़ कर सके। तो कॉरपोरेट्स को, और जैसे मीडिया है, मीडिया हमेशा पैरालंपिक्स को 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करती है। आपको पैरालंपिक्स को हर डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि पता चले कि हाँ है। हमें 4 साल में एक बार सेलिब्रेट नहीं होना, हमें हर दिन जब जाके सेलिब्रेट होंगे ना, तब जाके ये सोसाइटी पूरी इंक्लूसिव बनेगी। तो अभी है कि काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे काम बाकी हैं। और ऊपर से एक चीज़ और मैं चाहता हूँ, मेरे दिल से इच्छा है कि पैरा स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट ना 1st क्लास से 12th क्लास तक हो। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उसमें डिफरेंस वो समझेंगे। पैरा स्पोर्ट्स बहुत वास्ट है। हर 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 एक पैरा एथलीट की अलग क्लासिफिकेशन है, अलग डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, स्कूल्स वाले, वो मैथ्स का टीचर आ रहा है, सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, मैं गेम्स का पीरियड ले रहा हूँ, वो भी बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का मन होता है खेलने का, लेकिन वो सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है हमारा मतलब पीरियड। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके अगर वो काम हो इंडिया में, तो बहुत हमारा इंडिया पैरा स्पोर्ट्स में, तो मैं बोलता हूँ कि हमारा स्पोर्टिंग नेशन बन रहा है। क्योंकि 29 मेडल्स आना बहुत बड़ी बात है। Yeah. और अब जब जाते हैं ना खेलने मतलब इंडिया से, तो ऐसा लगता है वो लोग हमें एक अच्छी नज़रों से देखते हैं कि यार उधर के सुपर बंदे हैं इंडिया वाले, मतलब इतना अच्छा निकल रहे हैं। तो उस चीज़ की भी एक खुशी होती है। और इस बार तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स पैरा गेम्स में हम लेके आए, पैरालंपिक्स में लेके आए। इट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है, निशाद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए आपके घरों में, आपके पीयर्स के बीच, आप लोगों के फ्रेंड्स के बीच, कि लोग और ज़्यादा थोड़ा सेंसिटाइज हों पैरा स्पोर्ट्स को लेके, और ना सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स को लेके बट अलग एस्पेक्ट्स को भी देख के किस तरह से सेंसिटाइज किया जा सकता है और ज़्यादा? जैसे योगेश भाई ने काफ़ी कुछ बताया, तो उसमें खेलो इंडिया भी ऐड है। तो फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया हुआ है, हालांकि ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। तो जो यंग खिलाड़ी हैं उनको यहाँ से जो मतलब प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया से मिलेगा, ताकि वो आगे एनसीयू में और गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐड हो। और तो क्योंकि यदि हम भी उसी में उसमें पार्टिसिपेट करें। और निशाद आप थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए बस। ऊपर ठीक है, थैंक यू। मैं भूल गया क्या यार, फ्लो ही रुको दिया। सॉरी प्लीज कंटिन्यू। ये दिक्कत है खिलाड़ियों की, क्योंकि नहीं, हमारे को ये आदत नहीं है ना इस चीज़ की। हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते तो कोई बीच में टोकता तो हम दोबारा से वो स्टार्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्टार्ट। जी जी। नहीं, बिल्कुल वही कि जो खेलो इंडिया स्कीम है वो अभी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। और ये यंग खिलाड़ियों के लिए मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे काफ़ी मतलब जो एनसीयू या और गवर्नमेंट की स्कीम है उनमें उन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ताकि वो आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पर देश के लिए मेडल जीतें और टूर्नामेंट्स में खेले, है ना। जैसे पहले ये नहीं था, और अभी जैसे मेरी स्टेट में स्पोर्ट्स को लेके इतना कल्चर नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि हर घर में खिलाड़ी हो, क्योंकि पेरेंट्स ना थोप देते हैं बच्चों को, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। कितना पढ़ाई कर ले बच्चा, आप बताओ, है ना। ये एक लिमिट होती है ये तो, है ना। तो खेलना भी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई ना करो, आप उसके साथ साथ खेलो भी, ताकि आपको और भी कुछ एक्सपीरियंस हो कि आप पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, है ना। तो मतलब जैसे अरविंदर भाजी है, पीएचडी भी कर रहे हैं और आर्चरी भी कर रहे हैं। तो
दोनों कर सकते हैं एक नाल जी, क्यों नहीं कर सकते जी? और क्या? हमारे साथ एक बहुत ही यंग क्राउड भी बैठा हुआ है, उनमें से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं. एनीवन वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन टू आवर पैरा एथलीट्स हियर? यस, इनको माइक दे दीजिए प्लीज. सर मीन्स आपकी डेली मोटिवेशन क्या होती है? आप अपना नाम बता दीजिए और किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बता दीजिए. मीन्स टू ऑल, मेरा नाम माही है. मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग जैसे खेलने बाहर जाते हैं तो आप लोग की डेली मोटिवेशन क्या होती है? आप लोग फैमिली से इतने दूर होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ क्या बनती है? जी जैसे हमारे लगातार कंपटीशन होते रहते हैं साल में. अभी भी हम पेरिस में पहले बार थे, तो मोटिवेशन हमारी यही होती है कि जो चीज़ हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि जब मैंने गेम शुरू की 2012 में, तो मेरा ये सपना था पैरालंपिक चैम्पियन बनने का, या उस टाइम मैं चैम्पियन वर्ल्ड ना कहूँ तो ये सपना था कि दुनिया के सबसे बड़े पैरा के इवेंट में सबसे बड़ा मेडल जीतना है. तो यही हमारी मोटिवेशन होती है. और दूसरी एक चीज़ होती है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने सपने की तरफ बढ़ते हो. अगर मैं पहले दिन ही सोच लेता कि मुझे सीधा पैरालंपिक जाना है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी. स्टेप बाय स्टेप मैंने नेशनल खेला, टीम के लिए कोटा जीता इंडिया के लिए. फिर उसके बाद 5 फेज़ के हमारे ट्रायल्स थे. और दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी मोटिवेशन होती है, एक तो प्रधानमंत्री जी से मिलना. जैसा कि हम सभी खिलाड़ी जानते हैं कि जब मेडल जीतोगे तो प्रधानमंत्री जी फोन करेंगे. वो उन्होंने बोला है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो परम मित्र हैं. वो पीएम का जो फुल फॉर्म उन्होंने बताया है. तो सबसे बड़ा हमारे जो जानकार भी होते हैं उनका सवाल भी होता है, प्रधानमंत्री जी से कब मिल रहे हो, मेडल जीतते हैं जब. तो वो चीज़ें भी होती हैं. और मुझे लगता है मोटिवेशन किसी भी चीज़ से हमें मिल जानी चाहिए. जब हम देखते हैं कि मेडल जीतने के बाद इतना ज़्यादा मान सम्मान हमें मिलेगा, तो यही सारी चीज़ें वर्क करती हैं. और अपने फोकस पे डिस्ट्रैक्शंस कुछ कम कर देना. मैं एक बात कहता हूँ कि मैं कुछ महीने पहले सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लेता हूँ कंपटीशन से पहले, कि कई बार आप अपने मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे आप बाद में प्रेशर में रहते हो. तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमें फोकस रखती हैं और अपने टारगेट के ऊपर हमारा ध्यान रहता है कि देश के लिए हमें सर्वोत्तम मेडल जीतना है. तो उसी की कोशिश में हम लगातार प्रैक्टिस भी करती हैं दिन में 2 टाइम. और ज़्यादातर हम देश के लिए मेडल जीत कर लाए भी है जो यहाँ पे बैठे हैं. Fantastic, absolutely fantastic. Before we ask one final question from the audience, I would just like to let you know that whoever asks this question, he or she is going to get a hamper from Navneet Education, a stationery hamper from Navneet Education. So, कौन पूछना चाहेगा ये बताइए? Yes, please. कौन? Yes, please. इनको आप पूछिए. Hi, my name is Vidhi and my question is from Navdeep sir. सर, जब आपका वायरल वीडियो हुआ था तो तब आपके रिएक्शंस क्या थे? मतलब इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू आई गेस. तो मेरे को आपके रिएक्शंस जानने हैं. उस चीज़ को काफ़ी लोग डील नहीं कर पाते कि वीडियोस वायरल हो जाते हैं ऐसे. एंड तो आपने उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली लिया था या नेगेटिवली लिया था? एंड आपके फैमिली रिएक्शंस क्या थे? आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हो? उन सबको पता है कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं वो. एवरीवन नोस. देखो, जब मेरा माँ कसम वाला वीडियो वायरल हुआ था अच्छा, For all the videos, let's say all the videos. मेन पे ही आ जाते हैं. मैं मन से बताऊं तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था. मैं बार बार देख रहा था, मेरे को गिल्ट टाइप फील हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया. नहीं सीरियसली, मैं क्योंकि ऐसा नहीं हूँ. मैं बीए हिंदी और ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो काफ़ी अच्छा बोल लेता हूँ. इसीलिए तो मेरे को नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ. मेरे को बहुत बुरा लग रहा था. अगर मेरे को अभी भी मौका मिले तो मैं अभी भी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे को सच में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. मैं काफ़ी खुश और फनी वाला नेचर का हूँ, बट वहाँ पे थोड़ा सा विदाउट एग्रेशन और विदाउट उसके जोश नहीं आता, तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. इसलिए मैं उधर थोड़ा गुस्से में खेलता हूँ. फाइन. अगर हमें उस चीज़ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वी आर सो हैप्पी कि आपका ऐसे एग्रेशन है. पर आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि ऐसा ना हो. थैंक यू सो मच. और आगे भी जो है वो गोल्ड जीतते रहेंगे. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for all our superstars.
They have been absolutely fantastic. They have brought laurels to the country. हमारा तिरंगा पेरिस में लहराया, हमारा राष्ट्रगान पेरिस में गाया गया, उसके लिए इन चारों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, and a huge round of applause for all these superstars here.